बहरहाल अब जनरल मुजफ्फर उस्मानी कराची एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुए और उन्हें इस दौरान वज़ीर आज़म हाउस से वो कॉल मौसूल हुई जिसके लिए पीएम हाउस काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था। यह कॉल थी वज़ीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जावेद इकबाल की। उन्होंने जनरल उस्मानी से कहा कि मुशर्रफ को प्रोटोकॉल देने की ज़रूरत नहीं बल्कि उन्हें रिसीव करके आर्मी हाउस में बंद कर दिया जाए। जनरल उस्मानी ने बात सुनकर फ़ोन रखा ही था कि अब मुशर्रफ के दूसरे करीब तरीन साथी कोर कमांडर रावलपिंडी जनरल महमूद का फ़ोन आ गया। उन्होंने पूछा कि अब तक क्या किया गया है। जवाब था कुछ भी नहीं। जाहिर है जो करना था एयरपोर्ट पहुंचकर ही करना था, लेकिन जनरल महमूद के लिए इतना जवाब काफ़ी था। अब जनरल महमूद, अजीज़ खान और शाहिद अजीज़ तीनों जान चुके थे कि कराची कोर कमांडर उनके साथ हैं, नए आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउद्दीन के साथ नहीं। इस इत्मीनान के बाद उन्होंने रावलपिंडी में पीटीवी और दीगर जगहों पर कंट्रोल की कार्रवाई जारी रखी। जनरल उस्मानी का उनके साथ होना बेहद ज़रूरी था क्योंकि उन्होंने ही जनरल मुशर्रफ को रिसीव करना था। वो उस वक्त जिसकी हदायत पर अमल करते, ताकत का पलड़ा उसी तरफ झुक जाता। वो जनरल मुशर्रफ को पूरे प्रोटोकॉल के साथ बतौर आर्मी चीफ आर्मी हाउस ला सकते थे और बतौर साबिक आर्मी चीफ जैसे कि हुक्म मिला था आर्मी हाउस में बंद भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रोटोकॉल देने का इंतखाब किया। वो हादसाती तौर पर तारीख के एक अहम तरीन मोड़ के मरकजी किरदार बन चुके थे। वो जिंदगी के 3 अहम तरीन फ़ोन भी सुन चुके थे और अब फ़ोन करने की बारी उनकी थी। उन्होंने मलीर में जनरल मलिक इफ्तिखार को फ़ोन किया। उन्हें आर्डर किया कि वो अपने दोस्तों को हरकत में लाएं, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचें और एयर ट्रैफिक कंट्रोल का चार्ज संभाल लें क्योंकि अब अगली लड़ाई एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में होना थी। वज़ीर आज़म की टीम मुशर्रफ को बर वक्त पहुंचने से रोकना चाहती थी और परवेज़ मुशर्रफ की टीम उन्हें बर वक्त और बाहिफाजत ज़मीन पर अपने साथ चाहती थी। उधर वज़ीर आज़म हाउस से भी 2 अहम तरीन अफराद को एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए अहकामात मिल चुके थे। एक थे सिविल एविएशन के डायरेक्टर अमीनुल्लाह और दूसरे थे चेयरमैन PIA शाहिद खाकान अब्बासी। उन्हें हुक्म दिया गया कि वो किसी सूरत फ़्लाइट PK 805 को पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट पर ना उतरने दें बल्कि उसे मस्कत ले जाएं। साथ ही वज़ीर आज़म ने PIA चेयरमैन के साथ सिंध पुलिस को भी एक्टिव होने का हुक्म दिया। कराची एयरपोर्ट पर IG पुलिस सिंध और एयरपोर्ट का अमला हरकत में था। उन्होंने आग बुझाने वाले 3 ट्रक खड़े करके रनवे ब्लॉक कर दिया। ये वक्त था शाम 6:30 बजे के इर्द गिर्द का। फिर रेडार रूम से फ़्लाइट PK 805 के पायलट कैप्टन सरवत हुसैन को पैगाम दिया गया कि आप पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर नहीं उतर सकते, जहाज़ को मस्कत या दुबई ले जाएं। पायलट के लिए ये नाकाबिले यकीन पैगाम था। जहाज़ में फ्यूल सिर्फ 20 मिनट का बाकी था। उन्होंने वापस पैगाम भेजा कि जहाज़ में इतना फ्यूल नहीं कि मस्कत पहुंचा जा सके। शाहिद खाकान अब्बासी ने वज़ीर आज़म से रब्ता किया कि जहाज़ मस्कत नहीं पहुंच सकता, जिस पर उन्हें नया हुक्म मिला कि जहाज़ को दूसरे करीबी एयरपोर्ट नवाब शाह उतारा जाए, वहां से रिफ्यूलिंग करके फिर मस्कत ले जाया जाए। यही हुक्म चेयरमैन PIA शाहिद खाकान अब्बासी ने वापस पायलट सरवत हुसैन तक पहुंचाया। पायलट ने जहाज़ नवाब शाह की तरफ मोड़ दिया, लेकिन उनके लिए ये आसाब तोड़ देने वाला लम्हा था और ऐसी ही लम्हात के लिए पायलट्स को खसूसी तरबियत दी जाती है। बहरहाल उस वक्त तक शायद इतना वो समझ गए थे कि जो कुछ भी गैर मामूली हुक्म है उसकी वजह जहाज़ का सिर्फ एक ही मुसाफिर हो सकता है, यानी परवेज़ मुशर्रफ। उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के किसी साथी को कॉकपिट में बुलाया। दोस्तों, पायलट ने जहाज़ का रुख नवाब शाह की तरफ मोड़ दिया, लेकिन उनके लिए ये आसाब तोड़ देने वाला लम्हा था और ऐसे ही लम्हात के लिए पायलट्स को खसूसी तरबियत दी जाती है। बहरहाल उस वक्त तक शायद इतना वो समझ गए थे कि जो कुछ भी गैर मामूली हुक्म है उसकी वजह जहाज़ का सिर्फ एक ही मुसाफिर हो सकता है, यानी परवेज़ मुशर्रफ। उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के किसी साथी को कॉकपिट में बुलाया। परवेज़ मुशर्रफ के काबिल एतमाद ADC ब्रिगेडियर नदीम ताज कॉकपिट में आए। कैप्टन ने उन्हें सारी सूरत हाल बताई। उन्होंने फौरन पूछा, हमारे पास दीगर ऑप्शंस क्या क्या हैं? पायलट ने बताया कि जितना फ्यूल है उस हिसाब से हम सिर्फ रहीम यार खान ईरानी शहर बंदर अब्बास या भारतीय शहर अहमदाबाद ही उतर सकते हैं।
ندیم تاج نے کہا انڈین آپشن از آؤٹ۔ پھر ندیم تاج نے پرویز مشرف کو اس صورتحال کے بارے میں بتایا تو وہ بھی کاکپٹ میں آ گئے۔ اس کے بعد کا سارا واقعہ جنرل پرویز مشرف اپنی کتاب ان دی لائن آف فائر میں تفصیل سے لکھ چکے ہیں۔ ان کے مطابق جب انہیں بھی جہاز اتارنے کے 3 آپشنز بتائے گئے تو انہوں نے احمد آباد کی آپشن پر کہا کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی۔ اس دوران بریگیڈیئر ندیم تاج نے موبائل سے زمین پر کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن رابطہ نہیں ہو سکا۔ اب ان کے سامنے صرف ایک ہی راستہ تھا کہ جہاز کے اسپیشل کمیونیکیشن سسٹم سے کنٹرول ٹاور میں رابطہ کیا جائے۔ پرویز مشرف کی خوش قسمتی کہ ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور میں ان کے دوست جنرل افتخار جنرل عثمانی کے حکم پر پہنچ چکے تھے اور صورتحال کو اپنے قابو میں کر چکے تھے۔ انہوں نے انچارج کو حکم دیا کہ فوراً جنرل مشرف سے ان کی بات کروائی جائے، لیکن اس انچارج کو حکم تھا کہ فلائٹ سے غیر متعلق کوئی بھی بات نہیں ہوگی۔ اس لیے کنٹرول ٹاور کا انچارج کچھ ہچکچا رہا تھا۔ اس کی ہچکچاہٹ اس وقت دور ہوئی جب جنرل ملک افتخار نے اپنا پسٹل اس کی کنپٹی سے لگا دیا۔ کمیونیکیشن آن ہو چکی تھی، جنرل مشرف کاکپٹ میں تھے اور جنرل افتخار ان سے بات کر رہے تھے۔ جنرل ملک افتخار نے اپنے باس کو ان کی ریٹائرمنٹ اور جنرل ضیاء الدین بٹ کی اپوائنٹمنٹ کی خبر جہاز میں سنا دی۔ پرویز مشرف لکھتی ہیں کہ انہوں نے جنرل افتخار کی آواز پہچان لی تھی لیکن پھر بھی کنفرم کرنے کے لیے اپنے 2 پالتو کتوں کے نام پوچھے۔ جنرل افتخار نے جھٹ جواب دیا کہ سر ڈاٹ اور بڑی۔ یہ نام سن کر پرویز مشرف نے سکون کا سانس لیا اور پوچھا جنرل عثمانی کہاں ہیں؟ جواب دیا گیا کہ وہ ایئرپورٹ پر ہی موجود ہیں، سب کچھ کنٹرول میں ہے، آپ اطمینان سے کراچی ایئرپورٹ پر ہی لینڈ کیجئے۔ جنرل مشرف نے رابطہ ختم کرنے سے پہلے آرڈر دیا کہ دیکھنا کوئی شخص ملک سے بھاگنے نہ پائے۔ پائلٹ کیپٹن سروت کو جنرل مشرف نے کراچی ایئرپورٹ پر اترنے کا حکم دیا۔ کیپٹن نے نواب شاہ جاتے جاتے جہاز کو واپس کراچی کی طرف موڑ دیا۔ ایئرپورٹ کے رن وے سے 3 ٹرکوں کو ہٹایا جا چکا تھا۔ جہاز بحفاظت جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ یہ وقت تھا رات کے 7:47 اور جہاز میں صرف 420 سیکنڈ کا فیول باقی تھا۔ ایک صبر آزما انتظار کے بعد مشرف طیارے سے باہر نکلے تو انہیں ریسیو کرنے کے لیے کور کمانڈر اپنی پوری مسلح فوج کے ساتھ موجود تھے۔ جنرل مشرف چونکہ جہاز میں تھے اس لیے وہ پوری طرح نہیں جانتے تھے کہ جو لوگ انہیں لینے آئے ہیں ان کے ارادے کیا ہیں، کیونکہ ٹیکنیکلی تو وہ ریٹائرڈ کیے جا چکے تھے۔ انہوں نے آنکھوں میں سوال لیے جنرل مظفر عثمانی کی طرف دیکھا تو جنرل عثمانی نے کہا سر مجھے آپ کو گرفتار کرنے کا آرڈر ملا ہے۔ جنرل مشرف پریشان ہو گئے۔ اتنے میں ان کی نظر بے اختیار اس گاڑی پر پڑی جو انہیں لے جانے کے لیے کھڑی کی گئی تھی۔ اس پر چیف آف آرمی سٹاف کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ پرویز مشرف جنرل پرویز مشرف ہی تھے، چنانچہ وہ مطمئن ہو کر مسکرائے، جنرل عثمانی بھی مسکرائے اور دونوں 5 کور ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ ہو گئے۔ کور کمانڈر کراچی جنرل عثمانی فوجی بغاوت کے ایک حصے کو کامیاب کر چکے تھے جبکہ دوسرا حصہ راولپنڈی میں 111 بریگیڈ مکمل کر رہا تھا۔ اسی بریگیڈ کے کرنل شاہد علی جن کی بنیادی ذمہ داری پی ایم ہاؤس کی حفاظت تھی اپنی سپاہ کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے آنے سے پہلے 111 بریگیڈ کے ایک میجر وزیر اعظم ہاؤس کو سیل کر چکے تھے۔ کرنل شاہد مسلح فورس کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس پہنچے تو انہیں پی ایم ہاؤس کے گارڈز نے اندر آنے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن فوجی جوانوں کی بڑی تعداد اور اسلحہ دیکھ کر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ کرنل شاہد کے حکم پر انہیں عارضی طور پر حراست میں لے کر ایک طرف بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد کرنل شاہد وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہوئے۔ یہاں برآمدے میں نئے آرمی چیف ضیاء الدین اور نئے چیف آف سٹاف جنرل اکرم موجود تھے۔ پی ایم ہاؤس کے اندر پی ایم ہاؤس کے دیگر گارڈز اور ایلیٹ فورس کے کمانڈوز بھی موجود تھے۔ جنرل اکرم نے کرنل شاہد کو اندر آتے دیکھا تو کہا کیا تم نہیں جانتے کہ وزیر اعظم ہاؤس کی ایک عزت ایک تقدس ہوتا ہے، بند کرو یہ سب کچھ۔ کرنل نے جواب دیا کہ سر مجھے اپنے کمانڈر کی طرف سے آرڈرز ہیں، آپ ان سے بات کر لیں۔ کرنل شاہد کے کمانڈر تھے 111 بریگیڈ کے بریگیڈیئر صلاح الدین ستی اور بریگیڈیئر ستی کے کمانڈر تھے جنرل محمود۔ کرنل شاہد نے بریگیڈیئر ستی سے کال ملا کر جنرل اکرم کو فون تھما دیا۔ جنرل اکرم نے بریگیڈیئر ستی سے کہا کہ میں چیف آف جنرل سٹاف جنرل اکرم بول رہا ہوں، کل آرمی چیف گارڈ آف آنر لیں گے لیکن وہ پریڈ ریویو نہیں کریں گے۔ 'کرنل شاہد نے کہا کہ میں چیف آف جنرل سٹاف جنرل اکرم بول رہا ہوں، کل آرمی چیف گارڈ آف آنر لیں گے لیکن وہ پریڈ ریویو نہیں کریں گے'۔
ब्रिगेडियर सत्ती ने सुना और कहा, यस सर। फिर उन्होंने जनरल अकरम का पैगाम अपने कमांडर जनरल महमूद को दिया तो जनरल महमूद का जवाब था, उसे कहो भूल जाए। जनरल अकरम तक शायद ये जुमला नहीं पहुंचा था, लेकिन इस दौरान जनरल ज़ियाउद्दीन मुसलसल फ़ोन पर मसरूफ़ थे। वो मुख्तलिफ ऑफिसर्स को आर्डर भी दे रहे थे और बकौल जनरल मुशर्रफ मुबारकबादें भी वसूल कर रहे थे। इतने में पीएम हाउस में 111 ब्रिगेड से 25 फौजी जवानों की मजीद कमक पहुंच चुकी थी। उन्हें कर्नल शाहिद ने फौरी डिप्लॉयमेंट के आर्डर दिए और कहा कि वो एक्शन के लिए तैयार रहें। अब वजीर आजम के 2 गार्ड्स जो कमांडोज थे, उन्होंने साइड्स बदल ली। वो हथियार फेंक कर कर्नल शाहिद के साथ खड़े हो गए। फिर जनरल ज़ियाउद्दीन के गार्ड्स भी हथियार रख कर एक तरफ हो गए। ये सब होते देख कर कर्नल शाहिद ने जनरल ज़ियाउद्दीन से फ़ोन छीन लिया। कर्नल शाहिद अली ने जनरल ज़ियाउद्दीन और जनरल अकरम को आर्डर दिया कि वो बरामदे से अंदर पीएम हाउस चले जाएं, क्योंकि उनके कमांडर के हुक्म पर सबको हिरासत में ले लिया गया था। जनरल ज़ियाउद्दीन और जनरल अकरम वज़ीर आज़म हाउस के प्राइवेट रूम में आए तो यहाँ भी टेंशन बहुत बढ़ चुकी थी। कमरे में उन दोनों के अलावा वज़ीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जावेद इकबाल भी थे, जबकि वज़ीर आज़म के पास उनके भाई शहबाज शरीफ, हुसैन नवाज और सैफुर रहमान मौजूद थे। चौधरी निसार अली खान माहौल देखते हुए पहले ही पीएम हाउस से निकल चुके थे। कुछ ही देर बाद कमरे का दरवाजा फिर खुला और जनरल महमूद और वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल औरकज़ई 24-25 जवानों के साथ अंदर दाखिल हो गए। शहबाज शरीफ उन्हें देखते ही बोले, ये वजीर आजम का प्राइवेट रूम है, यहाँ ये सब नहीं आ सकते। जनरल महमूद ने जवानों को बाहर जाने का इशारा किया और वजीर आजम की तरफ देख कर कहा, सर ये आपने क्या कर दिया। वजीर आजम ने कहा, मैंने जो किया वो आईन और कानून के मुताबिक मेरा हक था। जनरल महमूद का जवाब था, आईन और कानून क्या है ये अब हम देखेंगे, लेकिन मैं हमेशा चाहता था कि मुझे ये दिन ना देखना पड़े। रात के 8 बज चुके थे और फौजी बगावत कामयाब हो चुकी थी। जनरल महमूद और जनरल औरकज़ई ने वजीर आजम और वजीर आला पंजाब को बाहर खड़ी मर्सिडीज में बिठाया और 10 कोर ले गए। नवाज शरीफ को एक कमरे में बंद कर दिया गया। रात गए फिर जनरल महमूद और जनरल औरकज़ई उनके पास आए और कहा कि आप असम्बलियां तोड़ने की समरी पर दस्तखत कर दें। नवाज शरीफ कहते हैं कि उनका जवाब था, ओवर माई डेड बॉडी। इस पर उन्हें धमकी दी गई कि अब आपसे बदला लिया जाएगा। उस वक्त वहाँ और कोई मौजूद नहीं था, इसलिए इस आपसी गुफ्तगू की तस्दीक या तरदीद नहीं हो सकती। फौजी बगावत कामयाब हो चुकी थी, लेकिन एक डिनर अभी बाकी था। सदर पाकिस्तान रफीक तारड़, वही जिन्हें नवाज शरीफ ने फारूक लगारी को हटाकर सदर बनाया था, गवर्नर सिंध ममनून हुसैन के साथ पहले से ही एक डिनर तय कर चुके थे। ठीक 12 अक्टूबर की रात ममनून हुसैन ने सदर रफीक तारड़ को फ़ोन किया और पूछा कि आर्मी टेक ओवर कर चुकी है, क्या अब भी डिनर पार्टी होगी। जवाब था, हाँ पार्टी होगी, और पार्टी हुई। अब वो जनरल परवेज मुशर्रफ, जिनको कल तक अपने मुल्क में उतरने की इजाज़त तक नहीं थी, आज पाकिस्तान के स्याह सफ़ेद के मालिक बन चुके थे। दोस्तों, इस उम्मीद के साथ वीडियो को ख़त्म करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें।